जंतर मंतर पर पहलवानों ने पुलिस के साथ हुई झड़प को लेकर दिल्ली पुलिस पर बड़ा आरोप लगाया है। पहलवानों का कहना है कि पुलिस ने उन्हें धमकाया। विनेश फोगाट ने बताया कि उनके साथ गाली गलौज की गई और साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ पुलिसकर्मी नशे में धुत थे। कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने दिल्ली पुलिस के साथ हुई धक्का मुक्की को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। विनेश फोगाट ने दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने पहलवानों के साथ दुर्व्यवहार किया है। पुलिस वाले नशे में थे और पहलवानों को गालियां दे रहे थे। पुलिस वालों ने हमें धमकी देते हुए कहा कि धक्का मुक्की न करें वरना उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने ही सबसे ज्यादा झगड़ा स्टार्ट कर दिया। मतलब वो पता नहीं चाह रहे थे क्या ये झगड़ा करना या क्या था। वो अग्रेशन में थे, स्टार्टिंग में अग्रेशन में आ गए, वो सब कुछ छीनने लगे हमसे। तो वहीं बजरंग पुनिया ने कहा है कि हमने कोई क्राइम नहीं किया है, पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। अगर सरकार ने हमारी मांगों को नहीं माना तो हम अपने मेडल और अवार्ड को लौटा देंगे। जब हमारी बातों को ही सरकार नहीं सुन रही है तो हम मेडल का क्या करेंगे। अगर ऐसा ही सम्मान है अगर मेडल का, तो उस मेडल का हम क्या करेंगे। इससे अच्छा तो हम ठीक है नॉर्मल लाइफ जी लेंगे। उस मेडल को हम भारत सरकार से वापस ही लौटा देंगे। जो अवार्ड भी है, जो मेडल भी हमने जीते हैं, वो सभी हम भारत सरकार को वापस लौटा देंगे। और जंतर मंतर पर बृजभूषण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने दिल्ली पुलिस पर बड़ा आरोप लगाया है। पहलवानों का आरोप है कि दिल्ली पुलिस ने बेरहमी से मारपीट की, गालियां दी और धमकी भी दी। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों का आरोप है कि दिल्ली पुलिस ने उनके साथ धक्का मुक्की और मारपीट की। सोशल मीडिया पर जंतर मंतर का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके आधार पर पहलवान ये कह रहे हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई। धरना दे रही संगीता फोगाट ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर वीडियो शेयर किया है। भाई पुलिस ने फिर मारामारी शुरू कर दी है। पहलवानों का कहना है कि बारिश की वजह से उनका बिस्तर गीला हो गया था, इसलिए वो फोल्डिंग चारपाई उतार रहे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने धक्का मुक्की करनी शुरू कर दी। पहलवानों ने लड़कियों के साथ बदतमीजी का भी दावा किया है। पानी भरा हुआ, सोने की जगह नहीं है हमारे पास, किसी के पास भी। हम सोचे फट्टे मंगा के सो जाएंगे। फट्टे लेके आने लगे तो वो धर्मेंद्र जो भी है वो सीधा खुद अकेला, महिला पुलिसकर्मी नहीं थी, वो खुद धक्के मारने लग गया। हमें धक्के मारने लग गया तो फिर हम उनको बोलने लगे। तो धरना दे रहे पहलवानों को अब किसानों का भी साथ मिल रहा है। दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है। बॉर्डर से आ रहे किसी भी रेसलर या पहलवान को दिल्ली में जाने से रोकने के लिए कहा गया है। बीती रात जंतर मंतर पर पहलवानों और दिल्ली पुलिस के बीच हुई धक्का मुक्की के बाद से दिल्ली पुलिस को अलर्ट पर रहने को कहा गया है। हरियाणा और यूपी से जुड़े दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस पूरी तरह से अलर्ट हो गई है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस को बॉर्डर से आ रहे किसी भी पहलवान को दिल्ली में जाने से रोकने को कहा गया है। साथ ही गाड़ियों की चेकिंग के बाद ही उन्हें दिल्ली की सीमा में प्रवेश देने की अनुमति है। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया है। जंतर मंतर की सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया है। सभी रास्तों को बैरिकेड से बंद कर दिया गया है। आम आवाजाही भी बाधित है। भारी संख्या में चारों तरफ दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों की तैनाती की गई है। माना जा रहा है कि आज प्रदर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग जुट सकते हैं, इसलिए बॉर्डर पर भी पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। और आइए बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक में कांग्रेस के बजरंग दल बैन के वादे पर मचा घमासान थमता नजर नहीं आ रहा है। वहीं इस मुद्दे पर बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। इसी कड़ी में आज बीजेपी ने कांग्रेस का घोषणा पत्र ही जला दिया। कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल पर बैन लगाने का वादा किए जाने पर राजनीति तेज हो गई है और इसी कड़ी में बीजेपी नेता के.एस. ईश्वरप्पा ने घोषणा पत्र जलाया। के.एस. ईश्वरप्पा ने इस दौरान कहा कि कांग्रेस को मुसलमान वोट की चिंता है और इसलिए कांग्रेस मुसलमानों को खुश करने के लिए ऐसी बातें करती है। के.एस. ईश्वरप्पा ने कहा कि कांग्रेस के खिलाफ आक्रोश कर्नाटक की जनता में है। वहीं एक तरफ बीजेपी हमलावर है तो बजरंग दल ने खुद ही सड़कों पर उतरकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। कांग्रेस को घेरते हुए बजरंग दल ने कई इलाकों में सड़कों पर हनुमान चालीसा का पाठ किया, जिसमें कई लोग शामिल हुए। इसके अलावा आज शाम को भी पूरे कर्नाटक में 7 बजे हनुमान चालीसा का आयोजन किया जाएगा।
बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के बिहार आने से पहले सियासी बयानबाजी तेज है। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव के बाद अब शिक्षा मंत्री ने भी धीरेन्द्र शास्त्री पर निशाना साधा है। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने बाबा बागेश्वर को चुनौती दी है। उन्होंने ये कहा कि अगर बाबा नफरत फैलाने आए तो जेल जाएंगे। बिहार में बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम को लेकर सियासत खूब गर्म है। बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम को लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने बड़ा बयान दिया। चंद्रशेखर ने बाबा बागेश्वर को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर बाबा बागेश्वर गंदे काम करने आएंगे तो बिहार इजाजत नहीं देगा, और आकर उन्होंने कोई नफरत फैलाने का काम किया तो जिस तरह आडवाणी भी जेल गए थे और लोग भी जाएंगे, बागेश्वर बाबा हो या कोई और बाबा। अगर आप नफरत पैदा करने आए हो तो आडवाणी भी जेल गए थे और लोग भी जाएंगे। तो वहीं बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम को लेकर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने बड़ा बयान दिया। अश्विनी चौबे ने बाबा के कार्यक्रम का समर्थन करते हुए कहा कि बाल्यकाल से जिसने देश की दिशा और दशा को बदलने का संकल्प लिया है, ऐसे संकल्पित व्यक्ति के सामने कोई टिक नहीं पाएगा, सब आंधी की तरह उड़ जाएंगे। ऐसे संकल्पित व्यक्ति के सामने कोई टिक पाएगा, आपको मालूम है, आंधी की तरह उड़ जाएगा। साथ ही बिहार के शिक्षा मंत्री पर तंज करते हुए अश्विनी चौबे ने कहा कि बिहार के शिक्षा मंत्री की शिक्षा से कुछ लेना देना नहीं है, बस वो हमेशा सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर के 8 जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। पूरे राज्य में मोबाइल इंटरनेट सर्विस को सस्पेंड कर दिया गया है। मणिपुर में मैतेई समुदाय को एसटी कैटेगरी में शामिल करने की मांग के खिलाफ ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर के आंदोलन में हिंसा भड़कने के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। मणिपुर में मैतेई समुदाय को एसटी कैटेगरी में शामिल करने की मांग के खिलाफ ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ मणिपुर के आंदोलन में हिंसा भड़कने के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। बुधवार को निकाले गए मार्च में हजारों आंदोलनकारियों ने हिस्सा लिया। तोरबंग इलाके में आदिवासियों और गैर आदिवासियों के बीच हिंसा की खबरें भी आईं। पुलिस ने हिंसा पर काबू करने के लिए आंसू गैस भी छोड़े। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं, लेकिन कई आंदोलनकारी अपने घरों को लौटने लगे हैं। हालात को देखते हुए गैर आदिवासी बहुल जिले इम्फाल पश्चिम, काकचिंग, थौबल, जिरीबाम, बिष्णुपुर और आदिवासी बहुल जिले चुराचांदपुर, कांगपोकपी, तेंगनौपाल में कर्फ्यू लगा दिया गया है। मैतेई मणिपुर के पहाड़ी जिलों में रहते हैं, जो कि राज्य के क्षेत्रफल का लगभग 10% है। मैतेई समुदाय का दावा है कि म्यांमार और बांग्लादेशियों के बड़े पैमाने पर अवैध घुसपैठ की वजह से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर के मुख्यमंत्री से फोन पर बात की है। राज्य में हालात शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए गृह मंत्रालय ने रैपिड एक्शन फोर्स की 5 कंपनियों को मणिपुर रवाना कर दिया है। मणिपुर में हुई हिंसा को लेकर राज्य और केंद्र सरकार पूरी तरह से अलर्ट हैं। हिंसा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह से फोन पर बात की और हिंसाग्रस्त इलाके की जानकारी ली। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। हिंसा रोकने के लिए गृह मंत्रालय ने रैपिड एक्शन फोर्स की 5 कंपनियों को दिल्ली से मणिपुर भेजा है, जो हिंडन एयरबेस से मणिपुर के लिए रवाना हो चुकी हैं। वहीं एन बीरेन सिंह ने राज्य के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। In this hour, I appeal to one and all to maintain peace and harmony in your respective areas. I urge you not to believe in rumors. हिंसा को लेकर मुक्केबाज मैरी कॉम ने प्रधानमंत्री से मदद की अपील की है। मैरी कॉम ने ट्विटर पर लिखा है कि मेरा राज्य मणिपुर जल रहा है, कृपया मदद कीजिए। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मणिपुर हिंसा को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर लिखा कि मणिपुर जल रहा है। बीजेपी ने समुदायों के बीच दरार पैदा कर दी है और एक सुंदर राज्य की शांति को नष्ट कर दिया है। इस गड़बड़ी के लिए बीजेपी की नफरत, बंटवारे की राजनीति और सत्ता का लालच जिम्मेदार है। एनसीपी के कार्यकर्ता शरद पवार के इस्तीफे के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और अब तो कुछ कार्यकर्ताओं ने खून से पवार के नाम पर पत्र लिखकर इस्तीफा वापस लेने की मांग की है। मैं वाईबी चौहान सेंटर पर हूं और आपको दिखाते हैं तस्वीर, जहां पर लगातार एनसीपी कार्यकर्ता इस वक्त घोषणा दे रहे हैं कि सिर्फ शरद पवार ही अध्यक्ष पद पर बरकरार रहने चाहिए। आपसे जानना चाहूंगा मैं कि ये किसने किया है? ये आपने खुद लिखा है? ये पत्र मैंने मेरे खून से लिखा है और ये जो खून है मैंने सिर्फ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी या पवार साहब के लिए नहीं, मेरे देश के लिए दिया है, क्योंकि ये खून मेरा देश जो डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा है उसको रोकने के लिए ये खून मैंने और मेरे महबूब शेख भाई महाराष्ट्र युवा अध्यक्ष ने दिया। और कार्यकर्ता हैं जो अपना खून निकाल रहे हैं और इस खून से शरद पवार के नाम जो है वो पत्र लिख रहे हैं।
इस पत्र में देखिए साहब लिखा है, साहेब विनंती आए है निर्णय मांगे घ्या, यानी कि आपसे विनंती है कि आप अपना निर्णय वापस लें। खून से लिखने की क्या जरूरत है? आपकी बातें वो नहीं सुन रहे हैं क्या? अरे आप खून की बात करते हो, शरद पवार साहब के लिए तो हम अपनी जान भी दे देंगे, और मेरे खून की, मेरे जान की शायद उतनी महत्व नहीं है जितना ये निर्णय का महत्व है। और पवार साहब को अगर कोई प्रेशर दे रहा है तो पवार साहब आप हमें कह दीजिए। उसे लिखने की जरूरत क्यों आन पड़ी? जब आप इतना उनको प्यार करते हैं, आप उन्हें इतना पसंद करते हैं, तो आपकी बातें नहीं सुन रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपको? सिख हूं मैं, आजादी के लिए खून देना पड़ता है, और ये जो आजादी हिंदुस्तान को डिक्टेटरशिप से लेने के लिए पवार साहब लड़ रहे हैं, उसमें हम पवार साहब के साथ हैं। शरद पवार के इस्तीफे को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और स्टालिन ने सुप्रिया सुले से बात की। शरद पवार के इस्तीफे के बाद से उनके समर्थक उनके घर के बाहर डटे हुए हैं, डेरा जमा कर बैठे हैं और उनसे इस्तीफा वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। शरद पवार के इस्तीफे के ऐलान के बाद से एनसीपी के तमाम नेता उनसे इस्तीफा वापस लेने की मांग कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक शरद पवार के इस्तीफे को लेकर आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सुप्रिया सुले से फोन पर बात की। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने भी शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले से फोन पर बात की है। शरद पवार के इस्तीफे के बाद से उनके समर्थक उनके घर के बाहर जमे हैं और उनसे इस्तीफा वापस लेने की मांग कर रहे हैं। वहीं बुधवार को एनसीपी नेता छगन भुजबल ने शरद पवार के इस्तीफे के बाद कहा था कि सुप्रिया सुले राष्ट्रीय भूमिका के लिए आदर्श हैं, क्योंकि उन्हें मुद्दों की अच्छी समझ है। एक सांसद के रूप में वो अच्छा काम कर रही हैं, इसलिए नया अध्यक्ष तय करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पार्लियामेंट में काम का जो है अनुभव हो और सारे देश भर के जो है पार्टियों के जो हमारे नेता हो उनके साथ पहचान संबंध हो, हमारे फ्रंटल आयोग जो ऑर्गेनाइजेशंस है उनके साथ काम हो, तो वो सारा अनुभव तो जो है सुप्रिया ताई को है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। मारे गए दोनों आतंकी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े थे। जम्मू कश्मीर के बारामूला में मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। बारामूला में सुरक्षा बलों ने बुधवार को ऑपरेशन शुरू किया था। सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि बारामूला के पैनक्री इलाके में आतंकी छिपे हैं, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया। और कुछ देर बाद तलाशी अभियान तब मुठभेड़ में बदल गई जब आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों के एक तलाशी दस्ते पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में सुरक्षा बलों ने भी फायरिंग की और 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। सुरक्षा बलों के मुताबिक मारे गए दोनों आतंकी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े थे, जिनके पास से सुरक्षा बलों को एक AK-47 राइफल और एक पिस्टल सहित आपत्तिजनक सामग्री, हथियार और गोला बारूद मिला है। घाटी में 24 घंटों में सुरक्षा बलों और आतंकियों की ये दूसरी मुठभेड़ है। बुधवार को कुपवाड़ा जिले के माछिल सेक्टर में LOC के पास घुसपैठ की कोशिश कर रहे 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया था। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की मदद करने वालों पर एक्शन जारी है। NIA ने बड़ी कार्रवाई करते हुए किश्तवाड़, बारामूला में रेड की। आतंकियों के मददगार ओवरग्राउंड वर्कर्स के नेटवर्क की जानकारी मिलने के बाद NIA की छापेमारी लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की मदद करने वालों पर NIA का शिकंजा कसता जा रहा है। जम्मू कश्मीर के विभिन्न इलाकों में NIA जा रही है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़, बारामूला के अलग अलग इलाकों में आतंकियों के मददगार ओवरग्राउंड वर्कर्स के नेटवर्क की जानकारी मिलने के बाद NIA की छापेमारी हो रही है। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों के मददगार जमात-ए-इस्लामी से जुड़े हुए हैं। इससे पहले 26 अप्रैल को टेरर फंडिंग मामले में कश्मीर के बड़गाम में NIA ने खुर्रम परवेज के NGO दफ्तर पर रेड की थी। NIA ने तलाशी के दौरान कुछ दस्तावेज जब्त किए थे। 23 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में NIA ने आतंक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की थी। राजधानी श्रीनगर में हिजबुल मुजाहिदीन प्रमुख आतंकी सैयद सलाउद्दीन के बेटे की संपत्ति कुर्क की थी। तो वहीं मार्च के महीने में भी NIA ने आतंकवाद से जुड़े एक मामले में कश्मीर में कई जगहों पर छापेमारी की। जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF की सहायता से NIA के अधिकारियों ने घाटी के श्रीनगर, पुलवामा, शोपिया, कुलगाम और अनंतनाग जिलों में छापेमारी की थी। यूपी नगर निकाय चुनाव में वोटिंग जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम दिग्गजों ने वोट डाला। और उधर संभल में 3 महिलाएं फर्जी वोटिंग करती हुई पकड़ी गईं। ये महिलाएं बुरके में वोट डालने पहुंची थी। यूपी नगर निकाय चुनाव के पहले चरण में 37 जिलों में आज मतदान हो रहा है।
सुबह 7 बजे मतदान शुरू हो गया, जो शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। पूर्वांचल के कुछ जिलों में बारिश के कारण मतदान केंद्रों पर वोटिंग की रफ्तार धीमी है, लेकिन धीरे धीरे मतदान ने तेजी पकड़ी। सुबह 11 बजे तक आगरा में 22.87%, लखनऊ में 18.70%, ललितपुर में 24.47%, सीतापुर में 22.28% और मथुरा में 24.50% तक मतदान हुआ था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह सुबह गोरखपुर में मतदान स्थल पर पहुंचकर मतदान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी लखनऊ में वोट डाला। वहीं संभल जिले के चंदौसी निकाय में फर्जी मतदान की कोशिश के आरोप में पुलिस ने 3 महिलाओं समेत 4 लोगों को हिरासत में लिया है। फर्जी वोट डालने के आरोप में हिरासत में ली गई तीनों महिलाएं बुर्का पहनकर वोट डालने की कोशिश कर रही थीं। आरोपी महिलाएं एक महिला मतदाता का वोट भी डाल चुकी थीं। महिला ने अपना फर्जी वोट डाले जाने की जानकारी के बाद मतदान केंद्र पर जमकर हंगामा किया। जम्मू के रामबन में एक होटल में देर रात आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि 2 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। तेज हवाओं की वजह से आग तेजी से फैलती चली गई। वहीं आग कैसे लगी, इसकी जांच के लिए प्रशासन ने कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। जम्मू के रामबन में एक बड़ा हादसा हो गया। रामबन के एक होटल में देर रात आग लग गई है, जिसकी वजह से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग आग में झुलस गए। होटल पहाड़ी इलाके पर बना था, जिसकी वजह से फायर ब्रिगेड को होटल तक पहुंचने में वक्त लगा। तेज हवाओं की वजह से आग देखते ही देखते आसपास के इलाके में फैल गई। आग की खबर मिलते ही आसपास के लोग आग पर काबू पाने में जुट गए, लेकिन आग इतनी तेजी से फैल रही थी कि आग पर काबू पाने में देर हो गई। इसकी वजह से 2 लोगों की झुलसने से मौत हो गई, जबकि 5 लोग जलने की वजह से घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और होटल में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। होटल मां शांति में लगी आग को लेकर स्थानीय प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। अब जांच में ही पता चलेगा कि आग कैसे लगी और होटल में अग्निशमन को लेकर क्या क्या इंतजाम थे। क्रेमलिन पर ड्रोन अटैक के 24 घंटे के अंदर रूस ने यूक्रेन पर पलटवार कर दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ट्वीट कर दावा किया है कि रूस ने खेरसोन इलाके में हमला किया है, जिसमें 21 लोगों की मौत हो गई। पुतिन के घर पर ड्रोन अटैक के 24 घंटे के अंदर रूस ने यूक्रेन पर बड़ा हमला किया है। रूस ने खेरसोन के रेलवे स्टेशन मार्केट मॉल को निशाना बनाकर हमला किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ट्वीट कर दावा किया कि रूस ने खेरसोन इलाके में हमला किया है, जिसमें 21 लोगों की मौत हो गई है और 48 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि हमले में एक रेलवे स्टेशन, रेलवे क्रॉसिंग, घर, हार्डवेयर स्टोर, सुपरमार्केट और एक गैस स्टेशन बुरी तरह से ध्वस्त हो गया है। जानकारी के मुताबिक धमाके की आवाज राजधानी कीव में भी सुनी गई। रूस के इस हमले को क्रेमलिन पर ड्रोन हमले का जवाब कहा जा सकता है। दरअसल यूक्रेन ने क्रेमलिन पर ड्रोन से हमला किया था, लेकिन हमले के वक्त पुतिन क्रेमलिन में नहीं थे। रूस ने आरोप लगाया था कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हत्या की साजिश रची जा रही है। जी